everyone, welcome to Anim Vishwa channel. So this is a class 11th chapter 2 biological classification. लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि किस तरह से डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट ग्रुप्स या किंगडम्स बनाए थे हमारे ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड करने के लिए. तो बेटा दिस इज अ डिटेल्ड सीरीज ऑफ द क्लास 11th एंड प्लीज डोंट गो फॉर द वन शॉर्ट वीडियोस जब तक आपके कंसेप्ट्स क्लियर नहीं होते हैं. Do follow my Instagram and the Telegram channel जहां पर आपको लेटेस्ट अपडेट्स रिगार्डिंग द क्वेश्चंस एंड ऑल द शॉर्ट नोट्स आपको वहीं पर ही मिलेंगे. ओके, तो लेट्स स्टार्ट नाउ. मोनेरा किंगडम. तो आर.एच. विटेकर ने हमें 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दी थी जिसमें हमने मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांट और एनिमिलिया ये किंगडम्स पढ़े थे. तो आज हम मोनेरा किंगडम पढ़ेंगे. बहुत अच्छे नोट्स बनने वाले हैं. आप लोगों के नोट्स प्रॉपर होने चाहिए और बार बार आप उन नोट्स को रिवाइज करना. तो जो मोनेरा किंगडम है इसके लिए क्या बोला गया, दीज आर द सोल मेंबर्स. सोल मेंबर्स ऑफ दिस किंगडम आर द बैक्टीरियाज. क्या बोला गया कि सोल मेंबर जो इस किंगडम के हैं वो क्या है, बैक्टीरिया है. अब सोल मेंबर का मतलब क्या होता है, सोल मेंबर का मतलब कि जो प्रोमिनेंट, मतलब इसमें बैक्टीरिया ही प्रेजेंट है और कोई भी ऑर्गेनिजम्स, मतलब ओनली मेंबर का मतलब कि सिर्फ बैक्टीरिया ही प्रेजेंट है और कोई ऑर्गेनिज्म इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है. चलो ठीक है, बैक्टीरिया प्रेजेंट है. तो अगर हम इस किंगडम के फीचर्स की बात करें तो फीचर्स में हमने क्या देखा कि दिस किंगडम कंटेन यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स. क्या प्रेजेंट है यहाँ पर, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है. ठीक है भाई, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है. तो हमें प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स जैसे ही पढ़ा तो वहीं से ही हमें बैक्टीरिया के सारे फीचर्स का क्या लग गया, आइडिया लग गया. अब जिन्होंने सेल चैप्टर पढ़ा है या हम सेल चैप्टर में एक प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में दोबारा से रीड करेंगे, पर यहाँ पर अगर हम एक बेस पढ़े कि एक प्रोकैरियोटिक सेल होने के कारण इस बैक्टीरिया के क्या क्या फीचर डेवलप हो गए होंगे. तो हमने क्या देखा कि इस बैक्टीरिया का जो न्यूक्लियस है दैट डजंट हैविंग द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है. सेकंड जो यहाँ पर सेल है उस सेल के अंदर और क्या प्रेजेंट नहीं है, सेल ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट नहीं है. प्रोकैरियोटिक सेल डजंट कंटेन द सेल ऑर्गेन. तो ये सब चीजें इसके अंदर क्या है, एब्सेंट. फिर हम अगर इसके जेनेटिक मटेरियल की बात करें तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल. जेनेटिक मटेरियल मतलब जो हमारी पूरी सेल को कंट्रोल करता है. तो अगर हम इसके जेनेटिक मटेरियल की बात करें तो बैक्टीरिया हैविंग डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर सिंगल क्रोमोसोम या सिंगल डीएनए. एक डबल स्ट्रैंडेड सिंगल डीएनए है जिस डीएनए के अंदर देयर इज अ नो प्रेजेंस ऑफ हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स. अब आप बोलोगे मैम ये हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स क्या है, हमने तो इसके बारे में पढ़ा ही नहीं है. तो बेटा हिस्टोन और नॉन हिस्टोन आर द बेसिक प्रोटीन. बेसिक जैसे हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं ना एसिडिक बेस, तो हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन्स आर द बेसिक प्रोटीन्स. अब बेसिक प्रोटीन्स मैम डीएनए को क्यों चाहिए, बेसिक प्रोटीन्स डीएनए को इसलिए चाहिए क्योंकि हमारा जो डीएनए होता है दैट इज नेगेटिवली चार्ज. डीएनए हमारा क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है, तो इसलिए इसको बेसिक प्रोटीन्स चाहिए होते हैं. तो डीएनए के पास जो बेसिक प्रोटीन्स हिस्टोन्स और नॉन हिस्टोन है, ये बेसिक प्रोटीन्स हमारे यूकैरियोटिक डीएनए को न्यूट्रलिटी प्रोवाइड करते हैं या उसके एसिडिक नेचर को न्यूट्रलाइज करते हैं. तो इस तरह के यूकैरियोटिक में पाए जाने वाले बेसिक प्रोटीन्स इन डीएनए आर नॉट प्रेजेंट in the DNA of the prokaryotic या in the DNA of the bacterial cell. उसके बाद अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करते हैं तो उस सेल के अंदर का जो साइटोप्लाज्म है वो बहुत अच्छी मूवमेंट शो करता है. जिस मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, साइक्लोसिस बोलते हैं. क्या बोलते हैं, साइक्लोसिस. तो दिस साइक्लोसिस इज ऑल्सो एब्सेंट इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल. प्रोकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में कोई भी मूवमेंट शो नहीं होती. फिर अगर हम इसके और ब्रॉड फीचर्स की बात करें तो क्या लिखती है एनसीईआरटी कि इट इज अ मोस्ट अबेंडेंट ऑर्गेनिज्म. मोस्ट अबेंडेंट ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होता है कि इतनी ज्यादा अमाउंट में ये प्रेजेंट है. कितनी अमाउंट में, अगर हम यहाँ पर बात करें कि hundreds of bacteria are found in a handful of soil, मतलब एक मुट्ठी सॉइल में भी हमें क्या मिल जाएंगे, बहुत सारे बैक्टीरियाज मिल जाएंगे. इसलिए उन्होंने क्या लिखा, मोस्ट अबेंडेंट ऑर्गेनिज्म. और इतने अबेंडेंट
ऑर्गेनिज्म है, इतने अबंडेंट ऑर्गेनिज्म है कि अगर हम बात करें, लास्ट जिसने लिविंग वर्ल्ड की क्लास ली है जिसमें हमने पढ़ा था कि जो रॉबर्ट मे है उन्होंने बोला कि 7 मिलियन स्पीशीज है। ठीक है भाई, 7 मिलियन स्पीशीज है, पर हमें एक बात ये पता है कि इतने 7 मिलियन जो बैक्टीरिया है वो तो हमारे सराउंडिंग में ही मिल जाएंगे जहां हम रह रहे हैं। जिस स्पीशीज को हम क्लेम कर रहे हैं कि पूरी अर्थ पर 7 मिलियन स्पीशीज है, उतनी ही अमाउंट के बैक्टीरिया तो हमें हमारे सराउंडिंग में ही क्या मिल जाएंगे, प्रेजेंट मिल जाएंगे। नेक्स्ट बात क्या कहते हैं एनसीईआरटी कि मोस्ट अबंडेंट बैक्टीरिया, ठीक है, also these bacteria are found everywhere। फाउंड एवरीवेयर, फाउंड एवरीवेयर के लिए एक टर्म का यूज किया जाता है जिसको हम बोलते हैं कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब क्या होता है, जो हर जगह पाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉस्मोपॉलिटन बोलते हैं। तो हर जगह मिलता है, अरे हर जगह का मतलब क्या, हर जगह तो ह्यूमंस भी है, हर जगह तो फंजाई भी है, पर क्या हम लोग एक्सट्रीम हैबिटेट में प्रेजेंट हो सकते हैं? अच्छा मैम, एक्सट्रीम हैबिटेट की अगर हम बात करते हैं, एक्सट्रीम हैबिटेट का मतलब होता है डीप हाइड्रोथर्मल वेंट्स। अगर हम बात करें डीप हाइड्रोथर्मल वेंट्स, थर्मल वेंट्स का मतलब क्या, अगर क्या हम चिमनीज या यहाँ पर प्रेजेंट हो सकते हैं? या हम बात करें हॉट स्प्रिंग्स, हॉट स्प्रिंग्स का मतलब जो हमारी बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पर नदियां होती है, गर्म लेगून्स, तो क्या हम यहाँ पर प्रेजेंट हो सकते हैं? डेजर्ट में क्या डेजर्ट के बहुत हेवी डेजर्ट है, ठीक है मैम, कैमल प्रेजेंट है, पर बैक्टीरिया जो होते हैं वो वहां पर भी पाए जाते हैं, स्नो के अंदर भी पाए जाते हैं, मतलब जितने भी एक्सट्रीम इन्वायरमेंट्स की अगर बात करें, हर जगह पर क्या है, बैक्टीरिया प्रेजेंट है। तो अगर हम यहाँ बात करें एक्सट्रीम टू नॉर्मल इन्वायरमेंट, हर जगह पर क्या है, बैक्टीरिया प्रेजेंट है। यहाँ पर हम और भी नेचर पढ़ सकते हैं कि इन हेलाइन कंडीशन या फिर इन अ सॉल्टी लेक्स, इन अ सेलाइन वेरी, या यहाँ पर अभी सेलाइन कंडीशंस के बारे में पढ़ो कि सेलाइन कंडीशंस में भी प्रेजेंस हो सकते हैं, हाई टेम्परेचर में या हाई एसिडिक कंडीशंस में भी क्या मिल सकते हैं, हमें बैक्टीरियाज मिल सकते हैं। तो दीज आर द हैबिटेट्स ऑफ द बैक्टीरिया, जो हैबिटेट हमें नॉर्मली डिफरेंट स्पीशीज के लिए पाया नहीं जाता है। ओके चलो ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद आता है कि ये बैक्टीरियाज जो है, अगर हम इन बैक्टीरियाज के बारे में और पढ़ें कि दीज आर वेरी सिंपल इन स्ट्रक्चर। अरे मैम अभी तो आपने बोला कि बहुत एक्सट्रीम हैबिटेट है, पर अगर हम इसकी स्ट्रक्चर देखेंगे बहुत सिंपल है। अरे कुछ भी नहीं है, न्यूक्लियस के पास तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं है, अभी हमने पढ़ा न्यूक्लियस के पास क्या नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं है, सेल ऑर्गेनेल्स भी नहीं है, इट मीन स्ट्रक्चर तो इसकी सिमिलर है, पर इसका जो ये नेचर है, इतने सारे इन्वायरमेंट्स में प्रेजेंट होना, इट मीन्स इसकी स्पेशलिटी कहां पर लाई करती है, इट हैविंग डाइवर्सिफाइड, या आप इसको बोल सकते हो कि इट हैविंग वेरी कॉम्प्लेक्स बिहेवियर, इट हैविंग वेरी कॉम्प्लेक्स बिहेवियर। इसका बिहेवियर क्या है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है मैम, बिहेवियर कॉम्प्लेक्स हो गया। बिहेवियर कॉम्प्लेक्स होने के साथ साथ ये क्या शो करता है, एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, लिविंग वर्ल्ड में हमने मेटाबॉलिक वर्ड को एक वर्ड से डिनोट किया था, दैट इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। What is metabolism? All the chemical reactions present in our body, that is called metabolism. कैसी केमिकल, बायोकेमिकल रिएक्शन, क्योंकि वो हमारी सेल के अंदर कंडक्ट हो रही है। तो यहाँ पर एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी का मतलब है कि इतने हार्श हैबिटेट में रहने के लिए जो इसकी बॉडी में डिफरेंट रिएक्शंस कंडक्ट होती है, वो कहीं और भी नहीं, जब कहीं और कोई ऑर्गेनिज्म मिल ही नहीं रहा है, तो उस ऑर्गेनिज्म में इसकी जैसी मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी कैसे मिलेगी, क्योंकि वो जो फंक्शंस एक्सट्रीम हैबिटेट में कंडक्ट कर रहा है वो तो हमारा बैक्टीरिया ही कंडक्ट कर रहा है। आपको बात समझ में आ गई। नेक्स्ट उसके बाद आता है कि ये जो बैक्टीरिया है फाउंड एवरीवेयर, बिल्कुल सही है, हर जगह मिलता है, सॉइल, वाटर, एवरीवेयर इट इज फाउंड। ओके, इट ऑल्सो फाउंड विद एसोसिएशन विद द ऑर्गेनिज्म। एसोसिएशन विद द ऑर्गेनिज्म का मतलब यहाँ पर एक एनसीईआरटी क्या लिखती है कि इट इज ग्रो ऑन ऑर्गेनिज्म। ऑन ऑर्गेनिज्म का मतलब कि ऑर्गेनिज्म के ऊपर भी मिल सकता है, हमारी स्किन पे भी बैक्टीरिया है, इस टाइप के बैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं, एक्टोपैरासाइट बोलते हैं। नेक्स्ट उन्होंने बोला कि इट वाज आल्सो प्रेजेंट इनसाइड द ऑर्गेनिज्म। ऐसे बैक्टीरियाज को हमने क्या बोला है, एंडोपैरासाइट बोला है। तो ये बैक्टीरियाज जो होते हैं वो एक्टो और एंडोपैरासाइट्स दोनों फॉर्म में पाए जाते हैं। ओके, नाउ यहाँ पर अगर हम इसके न्यूट्रिशन की बात करें, यू हैव टू रीड द न्यूट्रिशन ऑफ द बैक्टीरिया बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट।
तो न्यूट्रिशन ऑफ बैक्टीरिया की अगर हम बात करें तो न्यूट्रिशन कैसा है बैक्टीरिया का, तो न्यूट्रिशन हम बात करें दो तरह के न्यूट्रिशन, भाई यहाँ तो हमारे ऑर्गेनिजम्स अपना खाना खुद बनाते हैं या हमारे ऑर्गेनिजम्स किसी और ऑर्गेनिजम्स पर क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं। तो वहीं से न्यूट्रिशन के लिए वर्ड क्या आता है, एदर इट इज फुल ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन या फिर यहाँ पर क्या आएगा, हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। तो जो हमारा न्यूट्रिशन है वो दो तरह का है, ऑटोट्रोफिक या फिर हेटरोट्रोफिक। तो जो हमारे बैक्टीरिया है बेटा वो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन भी फॉलो करते हैं और वो हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन भी क्या है, फॉलो करते हैं। दे फॉलो बोथ काइंड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रोफिक एंड हेटरोट्रोफिक। अब जो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन है इट मींस खाना खुद बनाना। अब जो खाना खुद बनाना है तो खाना खुद बनाने का मतलब क्या, हमने बोला प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं। अब बनाने के लिए उन्हें एनर्जी चाहिए, अच्छा ठीक है, एनर्जी उन्हें सनलाइट दे देता है और सनलाइट से एनर्जी लेकर वो अपना खाना बना लेते हैं। तो ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो बैक्टीरिया फॉलो करते हैं तो क्या ये भी सनलाइट का यूज करते हैं। तो हमने ये पढ़ा कि जो बैक्टीरिया है वो बहुत यूनिक है, दे फॉलो टू काइंड ऑफ ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। दो तरह के ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं वो। पहला कौन सा, जो सनलाइट का यूज करके, मतलब फोटो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन, जो सनलाइट का यूज करके, सनलाइट की एनर्जी का यूज करके खाना बनाए, उन बैक्टीरियाज को हम क्या बोलते हैं, फोटो ऑटोट्रोफ्स बोलते हैं। और ऐसे भी बैक्टीरिया है जो सनलाइट का यूज नहीं करते, डिफरेंट केमिकल कंपाउंड्स का यूज करते हैं जो उनको फूड प्रिपेयर करके देता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कीमो ऑटोट्रोफिक, या उन बैक्टीरियाज को हम क्या बोलते हैं, कीमो ऑटोट्रोफ्स बोलते। तो यहां से आपको समझ में आ गया फोटो ऑटोट्रोफिक कौन से होते हैं जो सनलाइट का यूज करके फूड बनाते हैं, कीमो ऑटोट्रोफिक कौन से होते हैं जो केमिकल कंपाउंड्स का यूज करके क्या बनाते हैं, फूड प्रिपेयर करते हैं। अब फोटो ऑटोट्रोफिक में भी उन्होंने क्या देखा कि दो तरह के बैक्टीरिया उन्हें मिले। फोटो ऑटोट्रोफिक में भी उन्हें कौन से तरह के बैक्टीरिया मिले, टू काइंड ऑफ बैक्टीरिया। पहला यहाँ पर बैक्टीरिया आया जो ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस फॉलो कर रहा है, दोज फॉलोज द ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। और एक ऐसा बैक्टीरिया मिला जो नॉन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस फॉलो कर रहा है, ठीक है, नॉन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। तो आप लोग 10th क्लास में पढ़ के आए हो कि ऑक्सीजन कब रिलीज हो रही है, ऑक्सीजन कब रिलीज हो रही है, तो आपको पता है कि ऑक्सीजन हमारी स्प्लिटिंग ऑफ वाटर जब होता है तब रिलीज होती है। सबको याद है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, हमने स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस में पढ़ा था 10th क्लास में। तो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर में अगर हमारी ऑक्सीजन रिलीज हो रही है तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, अगर एक टर्म आप याद रखो कि यहाँ पर हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन डोनर्स जो होते हैं वो हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन डोनर वाटर से हमारे पास आते हैं टू गिव या टू रिलीज क्या, ऑक्सीजन। तो इस टाइप के बैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं, दीज बैक्टीरिया परफॉर्म द ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस, जो वाटर को ब्रेक करके क्या रिलीज कर रहे हैं, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन आयन रिलीज कर रहे हैं। और जब ये H2O ब्रेक हुआ तो वहां पर साथ में क्या रिलीज हुई, ऑक्सीजन भी रिलीज हुई। अब ये जो ऑक्सीजन रिलीज है इसको करने के लिए भाई कौन से बैक्टीरियाज हैं जो इस तरह की फोटोसिंथेसिस करते हैं, एग्जाम्पल आता है ऐसे बैक्टीरियाज, दोज आर कॉल्ड साइनोबैक्टीरियाज। कौन से बैक्टीरिया है वो, साइनोबैक्टीरियाज। साइनोबैक्टीरिया इज अ ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया जो क्या करता है, सनलाइट का यूज करके अपना खाना खुद बनाता है। नेक्स्ट आता है नॉन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। नॉन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस में हमने क्या देखा कि यहाँ पर जो हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन डोनर है वो हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन डोनर वाटर नहीं है, दे हैविंग सम अनदर कंपाउंड, कुछ और कंपाउंड्स हो सकते हैं, कुछ इनऑर्गेनिक अलग अलग कंपाउंड्स हो सकते हैं, जैसे मैंने सल्फर ले लिया। तो यहाँ पर इंस्टेड ऑफ ऑक्सीजन क्या रिलीज होता है, सल्फर रिलीज होता है। तो इसलिए इस टाइप की फोटोसिंथेसिस को करने वाले को हम क्या बोलते हैं, नॉन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। अब जो ये नॉन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस है मैम, एग्जांपल कौन कौन ये परफॉर्म करते हैं, तो अगर हम इनकी बात करें, दे विल परफॉर्म बाय पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरियाज, या फिर इसको परफॉर्म करते हैं ग्रीन सल्फर बैक्टीरियाज। ग्रीन सल्फर बैक्टीरियाज भी क्या करते हैं, इन टाइप की फोटोसिंथेसिस को फॉलो करते हैं। ऑल्सो देयर आर सम अनदर बैक्टीरियाज आल्सो, जैसे हम बोल सकते हैं नॉन सल्फर बैक्टीरियाज। अच्छा, तो नॉन सल्फर बैक्टीरियाज किसको फॉलो करते हैं बेटा, दे हैविंग सम अनदर कंपाउंड, सम अनदर फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन, जहां पर वो है तो वो फोटो ऑटोट्रोफिक, बट वो कुछ और केमिकल्स या कुछ और मॉलिक्यूल्स का यूज करके क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं।
तो आई थिंक पर्पल नॉन सल्फर लिख भी सकते हो आप, पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरियाज आर ऑल्सो आपके क्या आते हैं, नॉन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होता है। ओके, नाउ कम द कीमोटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इसको आप स्टार मार्क कर लो, बिकॉज दिस फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन इज दैट जो किसी और ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट नहीं है, ये वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है दैट इज फॉलोड बाय ओनली बैक्टीरिया। इसको कौन फॉलो करता है, सिर्फ बैक्टीरिया ही फॉलो करते हैं और कहीं पर ये प्रेजेंट नहीं होती है। मैंने आपको आरएच विटेकर क्लासिफिकेशन में भी बताया था कि कीमोसिंथेसिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर ओनली फॉलोज बाय द बैक्टीरिया, नॉट फॉलोज बाय एनी अनदर ऑर्गेनिजम्स। अब कीमोटोट्रॉफिक का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर डिफरेंट केमिकल कंपाउंड्स का यूज करके बैक्टीरिया एनर्जी लेता है और फिर उस एनर्जी से क्या बनाता है, फूड बनाता है। देखो फूड बनाने का सिंपल है कि कहीं ना कहीं से हमें एनर्जी चाहिए और जिससे हम फूड बना ले। जैसे प्लांट है, सनलाइट से एनर्जी लेके फूड बना लेते हैं। फोटोऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया सनलाइट से लेकर एनर्जी बना लेते हैं, चाहे वो ऑक्सीजन रिलीज करना हो चाहे वो नॉन ऑक्सीजेनिक हो। अब कीमोटोट्रॉफिक कहते हैं मुझे सनलाइट से मतलब नहीं है, मुझे आप क्या दे दो, इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट दे दो, कोई भी क्या दे दो मुझे, इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट। मैं इस इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट का यूज करके क्या कर लूंगा, एनर्जी बना लूंगा। अच्छा मैं भी समझ इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट में क्या क्या आता है, तो इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट बेटा कंटेन्स अमोनिया, जैसे अमोनिया हो गया, नाइट्रेट हो गया, नाइट्राइट हो गया, दीज आर द इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट्स। और ये जो इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट है ये हमें क्या प्रोडक्शन करके दे देते हैं, एनर्जी। साथ में यहाँ पर कोई ना कोई बाय प्रोडक्ट भी रिलीज किया जाता है। अच्छा बाय प्रोडक्ट रिलीज किया जाता है जो इसके बारे में हम 1 मिनट के बाद पढ़ेंगे। पहले हम डिफरेंट इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट्स देख लेते हैं। और इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट क्या है, सल्फेट हो गया, इससे एनर्जी भी रिलीज हुई, साथ में क्या रिलीज हो गया, सल्फर रिलीज हो गया। ऑल्सो यहाँ पर फेरेट देख लेते हैं, फेरेट में हुआ क्या, एनर्जी भी रिलीज होगी, आयरन रिलीज हो गया। तो ये जो एनर्जी रिलीज हो रही है, इस एनर्जी को वो कहाँ यूज करेगा, फूड बनाने में यूज करेगा, तभी हम इसको क्या बोलते हैं, कीमोऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं। ऐसे ही फोस्फेट, फोस्फेट क्या है, एनर्जी रिलीज होगी, साथ में क्या रिलीज हो गया, फोस्फोरस रिलीज हो गया। तो ऑल दिस एनर्जी इज यूज्ड बाय द बैक्टीरिया, ये जितनी भी एनर्जी हम पढ़ रहे हैं इज यूज्ड बाय द बैक्टीरिया इन द प्रोडक्शन ऑफ देयर फूड। अब बात आती है कि ये जो मैम बाय प्रोडक्ट्स बन गए इसका क्या करेगा बैक्टीरिया, बेटा दिस इज यूज्ड एज अ न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, सबने न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, सेडिमेंटेशन साइक्लिंग, फॉस्फोरस की साइक्लिंग, सल्फर की साइक्लिंग की किस तरह से रिसाइकिल या हमारे इन्वायरमेंट में न्यूट्रिशन की एक साइकिल चलती रहती है। तो न्यूट्रिएंट साइकिल में ये क्या कर रहे हैं, रोल प्ले कर रहे हैं। इतना समझ में आ गया सबको कि किस तरह से ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हमें 2 मोड ऑफ न्यूट्रिशन मिलते हैं। यहाँ पर बैक्टीरिया कौन से आते हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, जैसे नाइट्रोसोमोनाज हो गया, नाइट्रोबैक्टर हो गए, बहुत सारे बैक्टीरिया क्या होते हैं बेटा इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद आता है हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो अगर हम हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें बेटा, तो यहाँ पर 3 डिफरेंट मोड ऑफ, आपने 10th में पढ़ा है, बहुत सारे हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं। कौन कौन से आपने पढ़े हैं, होलोजोइक, पैरासिटिक, सिम्बायोटिक, सेप्रोट्रॉफिक। तो दीज आर द डिफरेंट काइंड ऑफ हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब इसी हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में बैक्टीरिया कौन कौन से हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं। तो बैक्टीरिया हमारा कौन कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करता है ये हमें देखना है। तो बैक्टीरिया फॉलोज बेटा पैरासिटिक, अभी ऊपर हमने पढ़ा, ये तो आपको याद हो गया होगा, पैरासिटिक, एक्टोपैरासाइट एंड एंडोपैरासाइट। नेक्स्ट ये जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं वो हमारा है सेप्रोट्रॉफिक। कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं, दैट इज सेप्रोट्रॉफिक, मतलब डेड एंड डिके ऑर्गेनिक मैटर पर बैठ जाएंगे, उसके ऊपर अपने केमिकल्स फेंकेंगे, वो उसको डाइजेस्ट कर देगा फूड को। जैसे ही फूड डाइजेस्ट हो गया बाहर, मतलब यहाँ पर क्या होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन का मतलब सेल के बाहर यहाँ पर क्या होता है, डाइजेशन कंडक्ट होता है।
तो केमिकल्स छोड़ेंगे, फिर उन केमिकल्स को क्या कर लेगा वो बैक्टीरिया, एब्जॉर्ब कर लेगा। सो दिस इज अ सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। नेक्स्ट मोड ऑफ न्यूट्रिशन सिम्बायोट या सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिम्बायोटिक, सबको याद है। सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, जहां पर दो ऑर्गेनिजम्स म्यूचुअल बेनिफिट के साथ क्या करते हैं, सर्वाइव करते हैं। म्यूचुअल बेनिफिट का मतलब क्या होता है कि बैक्टीरिया किसी और को बेनिफिट दे रहा है और वो किसी और को, वो बैक्टीरिया को बेनिफिट दे रहा है। अच्छा मैम इसका एग्जांपल बचपन से पढ़ते आ रहे हो आप, ये इसका एग्जांपल कितने बचपन से, छोटी छोटी क्लास में 8th क्लास में क्या पढ़ाया जाता है कि जो हमारा राइजोबियम होता है, राइजोबियम इज फाउंड इन द रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स। रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट के अंदर हमें क्या मिलता है, राइजोबियम बैक्टीरिया मिलता है। ऐसे ही और कौन सा बैक्टीरिया है, अगर हम बात करें राइजोबियम रूट्स ऑफ फ्रैंकिया। फ्रैंकिया is a bacteria found in association with roots of non-leguminous plant। कहाँ मिलता है ये, roots of non-leguminous plants में हमें ये मिलता है। ओके तो इसके अलावा क्या और भी हमारे पास बैक्टीरियाज है, बहुत सारे बैक्टीरियाज है बेटा जो हमारा सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं। जैसे हमारे पास अगर हम बात करें कि बहुत सारी एल्गे है, या बोल सकते हो एल्गे लाइक ब्लू ग्रीन या ब्लू ग्रीन बैक्टीरियाज, हमारे साइनोबैक्टीरियाज भी हैं जो सिम्बायोटिक मोड फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। अब मैम आपने एल्गे क्यों बोल दिया, क्योंकि जब मैं साइनोबैक्टीरिया के बारे में आपको पढ़ाऊंगी तो साइनोबैक्टीरिया इज ऑल्सो कॉल्ड द ब्लू ग्रीन एल्गे, इट इज कॉल्ड ब्लू ग्रीन एल्गे। और इसके बारे में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा भी था कि जो ये साइनोबैक्टीरिया है ये ब्लू ग्रीन एल्गे बोला गया क्योंकि इसके पास क्या प्रेजेंट है, हायर प्लांट्स के पास जो पिगमेंट प्रेजेंट है वो इसके पास प्रेजेंट है। तो बेटा इसको डीप हम बाद में पढ़ेंगे जब हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बाद जब हम प्रॉपर बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। ओके तो यहाँ से आपको ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक क्लियर हो गया। कोई आपसे पूछे कि आपके पास एक पूरे बैक्टीरिया की स्पीशीज है तो उसमें ऑटोट्रॉफिक फॉलो करने वाले कितने बैक्टीरिया और हेटेरोट्रॉफिक फॉलो करने वाले कितने बैक्टीरिया, तो याद रखना कि मैक्सिमम पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया फॉलोज द हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, अच्छा मैम हेटेरोट्रॉफिक में भी कौन सा न्यूट्रिशन सबसे ज्यादा फॉलो किया जाता है, दैट इज फॉलोड कौन सा न्यूट्रिशन, दैट इज सेप्रोट्रॉफिक। Saprotrophic is nutrition is mainly followed by the large species of the bacteria। ओके तो यहाँ से आपको न्यूट्रिशन क्लियर है। तो न्यूट्रिशन क्लियर होते ही हमें इतना पता चल गया हाँ भाई बैक्टीरिया भाई बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूट्रिशन क्या करता है, फॉलो करता है। अच्छा मैम ये बैक्टीरिया दिखता कैसे है, अगर हम शेप ऑफ बैक्टीरिया की बात करें, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, शेप ऑफ बैक्टीरिया। अगर हम शेप ऑफ बैक्टीरिया की बात करें तो वी हैविंग 4 डिफरेंट काइंड ऑफ शेप्स ऑफ बैक्टीरिया। 4 डिफरेंट काइंड ऑफ शेप ऑफ बैक्टीरिया है जिसके अंदर एक आएगी सर्कुलर शेप, दिस इज अ सर्कुलर शेप। नेक्स्ट आएगी हमारी इस तरह से रोड शेप, इसको हम क्या बोलते हैं, रोड शेप बोलते हैं। एक आएगी स्प्रिंग शेप, ये क्या है हमारी स्प्रिंग शेप है, दिस इज अ स्प्रिंग शेप। एक आएगी हमारी कोमा शेप, कोमा शेप कैसी दिखती है भाई, कोमा नहीं बनाया क्या, दिस इज अ कोमा शेप बैक्टीरिया, सो दिस इज अ कोमा शेप। तो इस तरह की 4 शेप हमें बैक्टीरिया को देखने को मिलती है। अगर इन बैक्टीरिया को हम सिंगुलर पॉपुलेशन से बुलाएं, सिंगुलर पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है, ओनली बैक्टीरिया, एक सिंगुलर पॉपुलेशन से हम इसको बुलाएं। ओके तो अगर हम इनको सिंगुलर पॉपुलेशन से बुलाते तो इसके लिए वर्ड क्या यूज किया जाता है, द सर्कुलर शेप बैक्टीरिया, स्फेरिकल शेप बैक्टीरिया को हम बोलते हैं बेटा कोकस, रोड शेप बैक्टीरिया को हम बोलते हैं बेसिलस, स्प्रिंग शेप बैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं, स्प्रिलियम एंड विब्रियम इज यूज्ड फॉर द कोमा शेप्ड बैक्टीरिया। आपने एक साउंड देखी, यू की साउंड आ रही है, वहीं पर हम इनकी कॉलोनी की बात करते हैं या फिर प्लूरल फॉर्म की बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड कोकाई। आपको पता है ये ऐसा नहीं है, नीट में क्वेश्चन आ चुका है इसके ऊपर, तो वेरी इंपॉर्टेंट। तो रोड शेप बैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं, बेसिलाई, स्प्रिंग शेप बैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं, स्प्रिलाई एंड विब्रियोम को हम क्या बोलते हैं, विब्रियो। दीज आर द डिफरेंट प्लूरल फॉर्म्स ऑफ द बैक्टीरिया। तो ये डिफरेंट प्लूरल फॉर्म है बैक्टीरिया की, बेटा ये स्प्रिलिया। ओके तो ये डिफरेंट प्लूरल फॉर्म है क्या है, बैक्टीरिया की। तो शेप्स आपको क्लियर हो गई है। नेक्स्ट इस शेप के लिए आपको क्या पढ़ना है कि जो हमारे पास ये सर्कुलर शेप बैक्टीरिया है ये डिफरेंट फॉर्म में आप इसको प्रोनाउंसिएशन कर सकते हो। जैसे सिंगुलर के लिए कोकस हो गया,
वहीं पर मेरे पास दो ग्रुप है बैक्टीरिया के, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड डिप्लोकोकस। क्या बोला जाता है, डिप्लोकोकस। अगर मेरे पास यहाँ तीन ग्रुप है, इट इज कॉल्ड ट्रिप्लोकोकस, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, ट्रिप्लोकोकस बोल रहे हैं। अगर मेरे पास इन्हीं बैक्टीरिया की चेन बन जाए, ठीक है, चेन बन गई, तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रैप एक स्ट्रिप बन गई है, तो उसको हमने क्या बोला, स्ट्रेप्टोकोकस। अगर यही शेप मेरे पास ऐसे गुच्छे में प्रेजेंट है, मतलब कोई रेगुलर मैनर में अरेंज नहीं है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, स्टेफाइलोकोकस। इसी को हम क्या बोलते हैं, स्टेफाइलोकोकस। नेक्स्ट उसके बाद अगर हम बात करें कि ये रेगुलर अरेंज है, रेगुलर अरेंज का मतलब क्या होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, सार्कीना। मतलब 8 बैक्टीरिया एक क्यूब फॉर्म बना ली, 16 बैक्टीरिया ने एक फॉर्म बना ली, तो इस तरह से रेगुलर मैनर में क्यूबिकल फॉर्म में अगर अरेंज्ड है, तो इस टाइप की स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, सार्कीना बोलते हैं। तो ये जो सार्कीना स्ट्रक्चर होगी, स्टेफाइलोकोकस, स्ट्रेप्टो, ट्रिप्लो, डिप्लो, तो ये सारी फॉर्म हमें कोकाई बैक्टीरिया में देखने को मिलती है। अच्छा मैम, क्या ये फॉर्म हमें बैसिलस में देखने को मिलती है? बिल्कुल, बैसिलस में भी हमें देखने को मिलती है ये सारी फॉर्म, एक्सेप्ट द सार्कीना। स्पिरिलियम बैक्टीरिया में क्या हमें ये फॉर्म देखने को मिलती है? नहीं, दिस कैन नॉट बी सीन इन द स्पिरिलियम बैक्टीरिया। नेक्स्ट आता है मोटाइल। मोटाइल का मतलब होता है मूवमेंट। तो हमारे कौन से बैक्टीरिया मोटाइल है? अगर हम बात करें कोकाई बैक्टीरियाज आर नॉन मोटाइल, ये कोई मूवमेंट शो नहीं करते हैं, मतलब इनके पास मोटिलिटी का मतलब मूवमेंट के लिए कोई भी स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं है। जबकि बेसिलाई बैक्टीरिया कंटेन्स फ्लैजिला, प्रेजेंट हो भी सकती है और फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं भी हो सकती। कुछ ऐसी स्पीशीज है जिनके पास फ्लैजिला प्रेजेंट है, कुछ ऐसी स्पीशीज है जिनके पास फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं है। स्प्रिंग शेप जो बैक्टीरियाज होते हैं, दे हैविंग ग्रुप ऑफ फ्लैजिला एट देयर टर्मिनल। बहुत सारी फ्लैजिला ग्रुप की प्रेजेंट होती है, तो यहाँ पर फ्लैजिला क्या है, प्रेजेंट है। विब्रियोस, यस, सम विब्रियोस आल्सो कंटेन्स द फ्लैजिला। फ्लैजिला सम विब्रियोस के पास प्रेजेंट होती है। अगर हम बात करें चारों शेप में से सबसे अबेंडेंट बैक्टीरिया, मतलब कौन सी शेप के बैक्टीरिया सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, तो दोज आर योर बेटा बैसिलस शेप बैक्टीरिया आर फाउंड मोर न्यूमरस। तो मेनली जो शेप सबसे प्रोमिनेंट है, सबसे प्रोमिनेंट जो शेप मिलती है बैक्टीरिया की, वो कौन सी होती है, रोड शेप बैक्टीरिया की, या फिर बैसिलस शेप हमें सबसे ज्यादा पाई जाती है। ओके, नेक्स्ट इसके बाद अगर हम बात करें, ये जो बैक्टीरिया है वो सिर्फ शेप के बेसिस पर क्लासिफाई नहीं किए जाते, these bacteria are also classified on the basis of presence and absence of flagella। और flagella किस तरह से प्रेजेंट है, तो आप बोल सकते हो बैक्टीरिया इज ऑल्सो क्लासिफाइड ऑन बेसिस ऑफ, किसके बेसिस पर, ऑन बेसिस ऑफ फ्लैजिला। फ्लैजिला के बेसिस पर भी बैक्टीरिया को क्लासिफाई किया जाता है। एंड इट्स अरेंजमेंट, किस तरह से वो क्या है, अरेंज की गई है हमारे बैक्टीरिया की बॉडी के ऊपर। तो अगर हम बात करें कोई बैक्टीरिया जिसके ऊपर कोई फ्लैजिला नहीं है, इट इज कॉल्ड एट्राइकस। ट्राइकस वर्ड इज यूज फॉर द बेटा फ्लैजिला। तो एट्राइकस का मतलब कोई भी फ्लैजिला नहीं है। अगर हमारे बैक्टीरिया के पास एक फ्लैजिला है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मोनोट्राइकस। मोनोट्राइकस का मतलब सिंगल फ्लैजिला। अगर बैक्टीरिया के पास ग्रुप ऑफ फ्लैजिला है, पर वो वन ही कॉर्नर के ऊपर ग्रुप है, एक ही कॉर्नर के ऊपर वो ग्रुप है, इसको हम क्या बोलते हैं, लोफोट्राइकस। लोफोट्राइकस का मतलब एक ही कॉर्नर पर ग्रुप ऑफ फ्लैजिला क्या है, प्रेजेंट। अब यही फ्लैजिला हमें क्या मिलती है, ग्रुप मिलता है दोनों तरफ। जैसे ऊपर हमने स्पिरिलियम बैक्टीरिया का देखा, तो ये ग्रुप ऑफ फ्लैजिला हमें दोनों तरफ मिले, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, एम्फीट्राइकस। एम्फीट्राइकस का मतलब दोनों तरफ ग्रुप ऑफ फ्लैजिला क्या है, प्रेजेंट। अगर यही फ्लैजिला हमें पूरी बॉडी के ऊपर मिलती है, कंप्लीट बॉडी के ऊपर ये फ्लैजिला मिलती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, पेरीट्राइकस बोलते हैं। पेरीट्राइकस का मतलब क्या होता है, फ्लैजिला फाउंड ऑन द एंटायर सरफेस ऑफ द बैक्टीरियल बॉडी। तो यहाँ से आपको फ्लैजिला के अकॉर्डिंगली बैक्टीरिया का क्लियर है। अब हम बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक आई थिंक आपको समझ में आ गया है। तो बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। लेट्स स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। तो स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया हम जनरली सेल वाले चैप्टर में भी पढ़ते हैं, पर यहाँ पर भी हम उसका बेस पढ़ेंगे कि किस तरह से बैक्टीरिया की सेल होती है। तो अगर हम बैक्टीरिया की सेल की बात करें, तो बैक्टीरिया की जो सेल है बेटा, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल। सबसे पहले द आउटर कवरिंग, या बोल सकते हो किसी भी सेल में क्या प्रेजेंट होता है, एक सेल मेम्ब्रेन होती है और बीच में साइटोप्लाज्म होता है।
तो अगर मैं यहाँ पर बात करूं, द स्ट्रक्चर ऑफ द बैक्टीरिया कंटेन्स अ सेल एनवेलप। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेल एनवेलप? सेल एनवेलप का मतलब होता है देयर इज अ थ्री लेयर दैट सराउंड्स किसको सराउंड करती है? दैट सराउंड्स द साइटोप्लाज्म। तीन लेयर प्रेजेंट है जो किसको सराउंड करती है? सराउंड का मतलब घिरी हुई है किसके चारों तरफ? एक साइटोप्लाज्म के चारों तरफ तीन लेयर प्रेजेंट होती है। These layers are present close to each other। सेकेंड बात क्या याद रखनी है? क्लोज टू ईच अदर का मतलब क्या होता है? सारी की सारी लेयर एक दूसरे के बहुत क्लोजली अटैच्ड है। एंड ऑल थ्री लेयर्स आर द प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ द बैक्टीरिया। तीनों की तीनों क्या है? प्रोटेक्टिव कवरिंग है किसकी? बैक्टीरिया की। ओके, तो सबसे अंदर से हम बाहर की तरफ चलेंगे तो इनसाइड सबसे अंदर जो हमारे पास लेयर होती है दैट इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। सबको पता है इट लाइंड द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के चारों तरफ क्या प्रेजेंट होती है? सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। सेल मेम्ब्रेन के बाहर यहाँ पर क्या प्रेजेंट होती है? सेकेंड लेयर प्रेजेंट होती है और सेकेंड लेयर को हम क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड सेल वॉल। सेकेंड लेयर प्रेजेंट surrounds the cell membrane is cell wall। किसकी बनी हुई है ये सेल वॉल? सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन। किसकी बनी हुई है? पेप्टिडोग्लाइकेन। व्हाट इज अ पेप्टिडोग्लाइकेन? पेप्टिडोग्लाइकेन क्या है बेटा? पेप्टिडो का मतलब प्रोटीन्स, ग्लाइकेन का मतलब पॉलीसेक्राइड, शुगर्स। तो ये जो पेप्टिडोग्लाइकेन है किसकी लेयर है? शुगर और प्रोटीन्स की लेयर है। इट इज अ लेयर ऑफ शुगर्स एंड प्रोटीन्स। तो यहाँ पर जो ये पेप्टिडोग्लाइकेन है इट इज मेड अप ऑफ शुगर एंड प्रोटीन्स की ये लेयर है। ये क्या करती है? इट गिव शेप टू द सेल। शेप टू द सेल, सेल को शेप प्रोवाइड करती है। और ये क्या प्रोवाइड करती है? इट हेल्प या इट प्रोटेक्ट द बैक्टीरिया फ्रॉम बर्स्टिंग और कोलैप्सिंग। मतलब फटने और कोलैप्स करने से क्या करती है? ये बचाती है। ठीक है भाई, बचा लिया बैक्टीरिया को बर्स्टिंग एंड कोलैप्सिंग से। ऑल्सो इसी के बेसिस पर हम आगे जाकर टू क्लासेस ऑफ बैक्टीरिया पढ़ेंगे, टू ग्रुप्स ऑफ बैक्टीरिया पढ़ेंगे। या आप बोल सकते हो जितने भी बैक्टीरिया हमारे नेचर में है वो इसी सेल वॉल की वजह से दो मेजर ग्रुप में डिवाइड होते हैं दैट इज कॉल्ड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। दो ग्रुप में डिवाइड होते हैं और बेटा इन ग्रुप को हम लेटर ऑन पढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करते हैं। ठीक है, और सबसे बाहर हमारी जो थर्ड लेयर प्रेजेंट है, थर्ड लेयर जो प्रेजेंट है सबसे बाहर, उसको हम क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड ग्लाइकोकैलिक्स। सबसे बाहर जो लेयर है उसको हम क्या बोलते हैं? ग्लाइकोकैलिक्स। तो ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए। सबसे आउटसाइड में, अगर मैं यहाँ आउटसाइड से इनसाइड हम ले, सबसे बाहर कौन सी है? ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स के अंदर इनर मोस्ट या इनर है हमारी सेल वॉल, और इनर मोस्ट सबसे अंदर जहां पर साइटोप्लाज्म को जिसने लाइन किया हुआ है वो है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो यहां से आपको आउटसाइड से इनसाइड याद होना चाहिए सेल एनवेलप। अब इसके बाद आती है ये जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल वॉल है, ग्लाइकोकैलिक्स है। व्हाट इज दिस ग्लाइकोकैलिक्स? ग्लाइकोकैलिक्स क्या है बेटा? इट इज अ फॉर्म ऑफ पॉलीसेक्राइड। मतलब पॉलीसेक्राइड का मतलब एक शुगर की बहुत बड़ी चेन है। ऑल्सो इट इज मेड अप ऑफ पॉलीपेप्टाइड, मतलब प्रोटीन की चेन। शुगर और प्रोटीन की चेन से बना हुआ ये केमिकल है जिसको हम क्या बोलते हैं? ग्लाइकोकैलिक्स बोलते हैं। अगर ये ग्लाइकोकैलिक्स हमारा बहुत स्मूथ है, क्या है? अगर ये ग्लाइकोकैलिक्स हमारा बहुत स्मूथ है तो ये ग्लाइकोकैलिक्स स्मूथ है, थिन है और क्या है? ये स्लाइमी, मतलब रफ नहीं है, थोड़ा स्टिकी है, चिपचिपा सा है। तो इसी ग्लाइकोकैलिक्स को हम क्या बोलते हैं? स्लाइम लेयर की फॉर्म में क्या करते हैं? डिनोट करते। अगर यही ग्लाइकोकैलिक्स क्या है? रफ है, थिक है, रफ भी है और क्या है? थिक इन नेचर है और हार्ड हो चुका है। हार्ड का मतलब बहुत स्टिफ। तो इसी लेयर को हम क्या डिनोट करते हैं? एक कैप्सूल की फॉर्म में डिनोट करते हैं। तो अगर ये हार्ड है तो ग्लाइकोकैलिक्स इज कॉल्ड कैप्सूल, अगर ये सॉफ्ट है तो ग्लाइकोकैलिक्स इज कॉल्ड द स्लाइम लेयर। ओके, तो यहां तक आपको क्लियर है। नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पर प्रेजेंट है कि ये जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है, सेल वॉल है, ग्लाइकोकैलिक्स। तो यहाँ पर बच्चे का क्वेश्चन आता है कि मैम ये जो सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन तो यूकैरियोट्स में भी होती है, क्या ये सिमिलर है? बिल्कुल, दिस सेल मेम्ब्रेन इज सिमिलर टू द यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल के साथ जो सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, सिमिलर ये वही सेल मेम्ब्रेन है। इट इज स्ट्रक्चरली सिमिलर टू द यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन, मतलब सेल मेम्ब्रेन में कोई डिफरेंस
प्रेजेंस नहीं होता। ओके, अब हम इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन हमने पढ़ी है, ये सेल मेम्ब्रेन हमारे लिए यूनिक कैसे है? क्योंकि और क्वेश्चन भी आया है नीट 2026 में, इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन। इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं? इस तरह से सेल मेम्ब्रेन अंदर इनफोल्ड हो रखी है, इस टाइप की इनफोल्डिंग को हम क्या बोलते हैं? मीजोजोम बोलते हैं। द इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड मीजोजोम। तो इस इनफोल्डिंग को हम क्या बोलते हैं? मीजोजोम बोलते हैं। तो व्हाट इज दिस मीजोजोम? मीजोजोम क्या है बेटा? इट इज एनालोगस टू द माइटोकॉन्ड्रिया। सबको पता है माइटोकॉन्ड्रिया इज अ पावर हाउस ऑफ द सेल। तो बेटा ये जो मीजोजोम है, इट कंटेन द रेस्पिरेटरी एंजाइम्स। क्या प्रेजेंट है इसके पास? रेस्पिरेटरी एंजाइम्स प्रेजेंट है। यही रेस्पिरेटरी एंजाइम्स किसमें हेल्प करते हैं? दीज हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, और बायो में एनर्जी या हमारी बायोलॉजिकल एनर्जी की फॉर्म क्या है? एटीपी, meaning adenosine triphosphate. So this is a form of energy found in the बायोलॉजिकल एंटाइटीज एटीपी। एटीपी की फॉर्म में मिलता है। और क्या करता है ये? दिस मेसोसोम प्रेजेंट इन डिफरेंट शेप्स। किसी भी शेप का हो सकता है, ये वेसिकल शेप का हो सकता है, ये लेमिले शेप का हो सकता है, एंड ये ट्यूबुलर फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकता है। तो डिफरेंट शेप में ये क्या हो सकता है? प्रेजेंट हो सकता है। दिस इज द शेप ऑफ द मेसोसोम। नेक्स्ट है, इट हेल्प इन डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब क्या होता है? ये वर्ड आपको याद करना पड़ेगा। एक बात मैं बता दूं कि अगर ये डीएनए है, इस डीएनए को अपनी जैसी एक स्ट्रक्चर बनानी है, तो ऐसी प्रोसेस जिसमें एक सब्सटेंस अपनी कॉपी बना रहा है, और वो सब्सटेंस का नाम क्या है? डीएनए। उसको हम क्या बोलते हैं? डीएनए रेप्लिकेशन बोलते हैं। रेप्लिकेशन को याद करो, कॉपी। जैसे आपने एक पेज की फोटोस्टेट ले ली, तो वो क्या होगी? कॉपी होगी। तो उसी को ही हम क्या बोलते हैं? रेप्लिकेशन बोलते हैं। सो रेप्लिकेशन का मतलब क्या होता है? अपनी जैसी। अब मान लो ये सेल है, इसके पास ये है, और इसको डिवाइड होकर दो में बनाना है, तो मेरे पास ये भी तो दो होना चाहिए। तो इसको दो करने के लिए यहाँ पर क्या कंडक्ट हुई? रेप्लिकेशन। और एक इन दोनों में क्या हो गया? डिवाइड हो गया। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? डीएनए रेप्लिकेशन बोलते हैं। और इस डीएनए रेप्लिकेशन में बैक्टीरिया की हेल्प कौन कर रहा है? मेसोसोम। रेप्लिकेशन होने के बाद जो डीएनए बन गया, उसको इक्वली बांटना, वो भी काम किसका है? मेसोसोम का है। इट ऑल्सो हेल्प इन सेल डिवीजन। सेल डिवीजन में भी मेसोसोम क्या करता है? हेल्प करता है। इक्वली क्या कर देता है? डिवाइड कर देता है। ओके, नेक्स्ट उसके बाद इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सम इनफोल्डिंग किस फॉर्म में हमें दिखाई देती है? दोज आर प्रेजेंट इन ए फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमैटोफोर्स। किस फॉर्म में हमें स्ट्रक्चर्स दिखाई देती है? दीज आर कॉल्ड क्रोमैटोफोर्स। क्रोमैटो से वर्ड याद आ रहा है। क्रोमैटो का मतलब होता है कलर। क्रोमैटो का मतलब क्या होता है? कलर। तो दीज क्रोमैटोफोर्स आर द पिगमेंट कंटेनिंग स्ट्रक्चर्स। अब आप लोगों को पिगमेंट के बारे में बहुत डीपली हम फोटोसिंथेसिस में पढ़ेंगे। आप ये समझ लो कि पिगमेंट्स ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो कोई ना कोई कलर प्रोड्यूस करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? पिगमेंट्स। तो ये जो क्रोमैटोफोर स्ट्रक्चर है, दिस इज ऑल्सो द इनर इनफोल्डिंग एंड इट कंटेन्स द पिगमेंट नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। तो ये जो पिगमेंट्स है, ये कहां पर मिलेंगे? फोटो ऑटोट्रोफिक वाले बैक्टीरिया में हमें क्या है? ये पिगमेंट्स पाए जाएंगे। तो पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो बैक्टीरिया के पास किस तरह का पिगमेंट है अगर हम बात करें? अब बैक्टीरिया कंटेनिंग बैक्टीरियो क्लोरोफिल्स, कौन कौन से पिगमेंट होते हैं? बैक्टीरियो क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, जो इसको क्या प्रोवाइड करता है? ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट, इट कंटेन्स बैक्टीरियोविरिडिन। बैक्टीरियोविरिडिन कैसा कलर है? ये भी बेटा कैसा कलर प्रोवाइड करता है? ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट, इसके पास होता है बैक्टीरियो परप्यूरिन। कौन सा पिगमेंट है? बैक्टीरियो परप्यूरिन। परप्यूरिन का मतलब क्या है? दैट पिगमेंट विल प्रोवाइड पर्पल कलर। परप्यूरिन, पर्पल कलर। तो ये कुछ पिगमेंट्स मैंने लिखे हैं बैक्टीरिया के अंदर। बैक्टीरिया क्लोरोफिल हो गया, बैक्टीरियोविरिडिन हो गया, बैक्टीरियो परप्यूरिन हो गया। तो डिफरेंट पिगमेंट्स, और भी पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, पर अभी के लिए आप इतने पिगमेंट्स का ध्यान रखो। ऐसे डिफरेंट काइंड्स ऑफ पिगमेंट्स इसके ऊपर क्या होते हैं? क्रोमैटोफोर के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। ओके, नेक्स्ट उसके बाद आता है कि हम इसके साइटोप्लाज्म में और क्या स्ट्रक्चर्स देखते हैं।
डीएनए प्रेजेंट, मतलब न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो होती नहीं है, पर यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए यहाँ पर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। और जिस जगह पर ये प्रेजेंट होता है, द रीजन वेयर दिस डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए इज प्रेजेंट, दैट रीजन इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड, दैट रीजन इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड। इस रीजन को हम क्या बोलते हैं, जहां पर ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मिलता है, दिस रीजन इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड। इस रीजन को हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं। तो आपको पता है कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं है। तो मैम आपने ऊपर ये नहीं बताया कि चलो यूकैरियोट्स में तो हिस्टोन और नॉन हिस्टोन इसको स्टेबल कर देते थे, यूकैरियोटिक के डीएनए को। तो यहाँ पर जो बैक्टीरिया है इसका भी तो डीएनए नेगेटिवली चार्ज है, तो इसको भी तो स्टेबिलिटी की जरूरत होती होगी। तो यहाँ पर कौन से प्रोटीन्स हमारे पास प्रेजेंट होते हैं, तो बेटा दोज प्रोटीन्स आर द पोलीएमीन्स। कौन से प्रोटीन्स होते हैं यहाँ पर, या कौन सी स्ट्रक्चर्स होती है जो इस डीएनए को स्टेबल करते हैं, दोज आर द पोलीएमीन्स। ओके, नेक्स्ट उसके बाद क्या हुआ, देयर इज अ साइंटिस्ट दैट इज नेम लेडरबर्ग। लेडरबर्ग एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या देखा, एक और स्ट्रक्चर यहाँ पर देखी, that structure is also a DNA। अरे एक और डीएनए प्रेजेंट होता है बैक्टीरिया के पास। कौन से साइंटिस्ट थे, that scientist is लेडरबर्ग, और he find a structure that is called nowadays plasmid। what is this plasmid? पहले हम साइंटिस्ट का नाम लिख देते हैं, कौन है, लेडरबर्ग। ये जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने प्लाज्मिड को क्या किया, डिस्कवर किया। क्या है ये प्लाज्मिड, ये टर्म गिवन की एक। अच्छा मैम पहली बात, ये प्लाज्मिड है क्या बेटा, दिस इज ऑल्सो अ डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए। इट इज अ डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए। ये डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए है। ओके मैम, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए, पर ये डबल स्ट्रैंडेड जो सर्कुलर डीएनए, ये मेन डीएनए जो डीएनए हमने यहाँ पर पढ़ा, इस तरह से वर्क नहीं करता, इसके फंक्शंस कुछ और हैं। तो इसीलिए इसको क्या बोला गया, इट इज कॉल्ड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। ये क्या है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है। अगर हमने बैक्टीरिया से इस क्रोमोसोमल डीएनए को निकाल दिया, यस फर्क पड़ेगा, बट ये जो डीएनए है, ये डीएनए हमारी पूरी सेल को कोऑर्डिनेट नहीं करता है। हाँ, ये सेल का डिफेंस मैकेनिज्म तो संभालता है, पर ये सेल की फंक्शनिंग है, इसके अंदर जो प्रेजेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है उसको संभालता नहीं है। जबकि ये वाला जो डीएनए है, इसका डिफेंस मैकेनिज्म में उतना रोल नहीं है, पर ये सेल की सारी फंक्शनिंग को क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो इट मींस अगर मैंने प्लाज्मिड को सेल से बाहर निकाल दिया कोई फर्क नहीं, ठीक है, डिफेंस मैकेनिज्म कम हो जाएगा। पर अगर मैंने इसको बाहर निकाल दिया, सारी मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी जो इस सेल की है वो सारी की सारी क्या हो जाएगी, अफेक्ट हो जाएगी, और सेल विल लिटरली डाई। ओके, तो ये जो प्लाज्मिड है, ठीक है, मैं प्लाज्मिड क्या कैरी करता है, अगर हम प्लाज्मिड के फंक्शंस पढ़े, इट कंटेन्स एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। जो हम एंटीबायोटिक खाते हैं किसको मारने के लिए, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को मारने के लिए। वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को मारने के लिए अगर बैक्टीरिया बच जाए तो वो बचाने वाला कौन है, उसको प्लाज्मिड है, क्योंकि प्लाज्मिड के पास उस एंटीबायोटिक का क्या प्रेजेंट है, उसको काउंटरएक्ट, उससे लड़ने के लिए शक्ति प्रेजेंट है, तो वो हमारा क्या है, प्लाज्मिड। It also contains some phenotypic genes। some phenotypic मतलब बैक्टीरिया के जो phenotypic कैरेक्टर्स है, phenotypic क्या होता है आपने पढ़ा होगा, कुछ कैरेक्टर्स जो बैक्टीरिया के हैं वो कौन प्रोवाइड करता है, प्लाज्मिड प्रोवाइड करता है। ऑल्सो इट हेल्प इन मॉनिटरिंग द, या बोल सकते हो मॉनिटरिंग जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन। जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन में भी ये क्या करता है, हेल्प करता है। व्हाट इज दिस ट्रांसफॉर्मेशन, इसके बारे में बेटा अभी हम पढ़ेंगे। तो जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन में ये वर्क करता है। सब कुछ एक एक वर्ड आप पढ़ के जाओगे, पर कुछ वर्ड्स के लिए हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा, तो आपको समझ जाना। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प करता है। इट ऑल्सो हेल्प इन सम काइंड ऑफ जेनेटिक ट्रांसफर ऑल्सो, जिसको हम क्या बोलते हैं, कंजुगेशन बोलते हैं। इसमें भी ये बैक्टीरिया क्या करता है, या ये प्लाज्मिड क्या करता है, हेल्प करता है। ओके, तो आई थिंक आपको प्लाज्मिड समझ में आ गया है। ये एक एक्स्ट्रा डीएनए है जो एक बैक्टीरिया के पास होता है। ये बैक्टीरिया की सारी के सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को कंट्रोल नहीं करता है, पर ये बैक्टीरिया की उन एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है जो बैक्टीरिया को एक एंटीबायोटिक के अटैक से क्या करता है, बचाया जा सकता है, अगर उसके पास क्या है, प्लाज्मिड है। अब यहाँ बात आती है, क्या हर बैक्टीरिया के पास प्लाज्मिड है?
तभी मैंने बोला कि प्लाज्मिड इतना जरूरी नहीं है बैक्टीरिया के लिए। तो दिस प्लाज्मिड मे और मे नॉट प्रेजेंट, मे और मे नॉट प्रेजेंट, अगर प्रेजेंट नहीं है तभी भी तो बैक्टीरिया है। पर अगर मैंने क्रोमोसोमल डीएनए को हटा दिया, इस वाले डीएनए को हटा दिया, तो मर जाएगा हमारा बैक्टीरिया। तो दिस मे और मे नॉट प्रेजेंट, तो वहीं से ही दो वर्ड आते हैं। जहां प्रेजेंट है उसको F+ बोला जाता है, मतलब मेल बैक्टीरिया। जिसके अंदर प्लाज्मिड नहीं है उसको F- बोला जाता है, मतलब फीमेल। F कम्स फ्रॉम द फर्टिलिटी फैक्टर पॉजिटिव जहां पर प्लाज्मिड प्रेजेंट है, और F- फर्टिलिटी फैक्टर नेगेटिव जहां पर प्लाज्मिड प्रेजेंट नहीं है। ओके, तो ये हमारे डीएनए के कुछ फीचर्स हैं। और क्या प्रेजेंट है इसके साइटोप्लाज्म में? सो डीएनए के बाद अगर हम पढ़ें कि हमने पढ़ा था कि प्रोकैरियोटिक सेल डजंट हैविंग द मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, पर यहाँ पर एक ऐसी ऑर्गेनली है दैट इज नॉन मेम्ब्रेन बाउंड। उस ऑर्गेनली को हम क्या बोलते हैं? राइबोसोम। इट इज कॉल्ड राइबोसोम, जो यूकैरियोट्स में भी होती है और प्रोकैरियोट्स में भी होती है। इट इज ऑल्सो अ ऑर्गेनली। कोई आपसे पूछे बैक्टीरिया कंटेन ऑर्गेनली, आप बोलोगे यस, बैक्टीरिया के पास ऑर्गेनली है। पर आपसे पूछे अब बैक्टीरिया कंटेन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली, नहीं, बैक्टीरिया के पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली नहीं है। पर कैसी ऑर्गेनली है? नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली क्या है? प्रेजेंट। तो बैक्टीरिया कंटेन ऑर्गेनलीज, टिक लगा देना, बिल्कुल होती है। पर कैसी ऑर्गेनलीज होती है? नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनलीज क्या होती है? इनके पास प्रेजेंट होती है। ऐसी ऑर्गेनलीज जिनके पास क्या प्रेजेंट नहीं है? मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है। Okay, also this bacteria having reserve food structures, इस बैक्टीरिया के पास क्या प्रेजेंट होती है? रिजर्व फूड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है। और इसी रिजर्व फूड स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं? These reserve food structures are called inclusion bodies. What are the inclusion bodies? These are the reserve food. रिजर्व फूड का मतलब क्या होता है? कि कलेक्टेड फूड, मतलब यहाँ पर इकट्ठा हो रखा है फूड। तो दिस रिजर्व फूड स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं? इंक्लूजन बॉडीज बोलते हैं। ये वो खाना है जो बैक्टीरिया स्टोर करके रखता है, जिसके अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर्स आते हैं, जैसे फोस्फेट ग्रेन्यूल, फोस्फेट ग्रेन्यूल्स हो गया, और क्या है? साइनोफाइशियन ग्रेन्यूल। व्हाट इज साइनोफाइशियन? साइनोफाइशियन इज काइंड ऑफ स्टार्च, बेटा, स्टार्च होता है ये। तो साइनोफाइशियन ग्रेन्यूल, तो क्या प्रेजेंट है? साइनोफाइशियन ग्रेन्यूल्स। तो ये जो साइनोफाइशियन ग्रेन्यूल्स है बेटा, दिस इज अ फॉर्म ऑफ स्टार्च। साइनोफाइशियन ग्रेन्यूल्स। तो इस टाइप के रिजर्व फूड भी क्या है? बैक्टीरिया में मिलता है। ये सारी स्ट्रक्चर हम सेल वाले चैप्टर में पढ़ते हैं, पर हमें यहाँ पर एक इंट्रो कर लिया है इसका। नेक्स्ट उसके बाद क्या है? क्या ये बैक्टीरिया मूव करते हैं? हमने कोकाई पढ़ा, ठीक है, वो तो मूव नहीं करता, पर वहां पर हमने एक स्ट्रक्चर पढ़ी थी, फॉर मूवमेंट बैक्टीरिया हैविंग इधर फ्लैजिला और क्या प्रेजेंट है? सीलिया? नो, याद रखना, अ प्रोकैरियोटिक सेल डजंट हैविंग द सीलिया, दे हैविंग अ लोकोमोटरी ऑर्गन, और उस लोकोमोटरी ऑर्गन को हम क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड फ्लैजिला। द लोकोमोटरी ऑर्गन प्रेजेंट इन द बैक्टीरिया या प्रोकैरियोटिक सेल, दैट इज फ्लैजिला। तो फ्लैजिला इज अ लोकोमोटरी ऑर्गन। पर मैम हमें स्ट्रक्चर में, बहुत सारी बुक्स में हमें कुछ स्ट्रक्चर्स दिखाई देती है, वो स्ट्रक्चर्स इस तरह की होती है, जैसे एक तो होती है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, और कुछ स्ट्रक्चर्स होती है ऐसे सॉलिड, मतलब एक तो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होती है और एक होती है सॉलिड स्ट्रक्चर्स। तो बेटा दीज आर नॉट लोकोमोटरी ऑर्गन्स, ये लोकोमोशन मतलब मूवमेंट के ऑर्गन्स नहीं है। ऐसी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं पिलाई। ऐसी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? पिलाई। एक बार मैं इसको, वेट अ मिनट, ओके। तो इस टाइप के स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? पिलाई बोलते हैं। दिस इज पिलाई। एंड पिलाई के साथ ये जो सॉलिड स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? फिम्ब्रेई बोलते हैं। मतलब सॉलिड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड फिम्ब्रेई एंड द ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड पिलाई। अब जो ये स्ट्रक्चर्स है बेटा किसकी बनी हुई है? दीज आर मेड अप ऑफ प्रोटीन। याद रखना फ्लैजिला भी एक प्रोटीन की बनी हुई स्ट्रक्चर है।
पिलाई भी एक प्रोटीन की बनी हुई स्ट्रक्चर है और फिम्ब्रे भी क्या है, एक प्रोटीन की बनी हुई स्ट्रक्चर। पर ये काम क्या आती है अगर हम बात करें, दिस पिलाई इज ऑल्सो कॉल्ड सेक्स पिलाई, इट इज हेल्प इन ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल। ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल मतलब एक ब्रिज का काम करती है। कैसे मैम, ये ब्रिज का काम मतलब क्या है, मुझे समझ नहीं आया। मान लो ये बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया के पास ये पिलाई थी, तो ये एक ऐसे बैक्टीरिया से अटैच हो जाएगा जिसके पास कोई भी पिलाई प्रेजेंट नहीं है, तो एक यहाँ पर क्या बन गया, ब्रिज बन गया। सो दिस इज कॉल्ड ब्रिज, दिस इज कॉल्ड ब्रिज। ऐसा ब्रिज जहां से जेनेटिक मटेरियल क्या करता है, ट्रांसफर हो जाता है, जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर हो जाता है। तो ये ब्रिज बनाने में किसका हेल्प है, दैट इज ऑफ पिलाई। ओके, ब्रिज बना लिया इसने। तो जिस बैक्टीरिया के पास ये ब्रिज बनाने जेनेटिक, तो इसको हम डीप में बाद में पढ़ेंगे, यहीं से हमारा F पॉजिटिव और F नेगेटिव वाले फैक्टर्स आते हैं कि इसके पास ये जेनेटिक मटेरियल था और ये जेनेटिक मटेरियल कौन सा है, प्लाज्मिड का है। तो इससे प्लाज्मिड आया और किस में ट्रांसफर हो गया, हमारे F नेगेटिव में ट्रांसफर हो गया। ओके, नेक्स्ट उसके बाद है ये जो फिम्ब्रे है, फिम्ब्रे को हम क्या बोलते हैं, दिस फिम्ब्रे इज ब्रिस्टल लाइक, जैसे पिलाई है, पिलाई को हम क्या बोलते हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। फिम्ब्रे इज अ ब्रिस्टल लाइक, ब्रिस्टल का मतलब होता है सॉलिड स्ट्रक्चर, ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर है, किस में हेल्प करती है, हेल्प द बैक्टीरिया इन अटैचमेंट टू द सबस्ट्रेटम, help in attached या attachment to substratum, attachment to substratum। what is attachment to substratum, substratum का मतलब होता है कोई भी सरफेस, बायो में substratum का मतलब क्या होता है, सरफेस। तो बैक्टीरिया को किसी सरफेस के ऊपर अटैच होना है तो उसमें कौन हेल्प करता है, फिम्ब्रे। बैक्टीरिया को जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर करना है उसमें कौन हेल्प करता है, पिलाई। बैक्टीरिया को मूवमेंट करना है उसमें कौन हेल्प करता है, दैट इज फ्लैजिला। ओके, तो याद रखना सीलिया इज नॉट प्रेजेंट, सीलिया इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल, सीलिया प्रेजेंट नहीं होती है। वो जो आप स्ट्रक्चर देखते हो सीलिया जैसी, वो हमारी क्या होती है, पिलाई या फिर फिम्ब्रे होते। नेक्स्ट उसके बाद अगर हम कुछ टर्म्स की बात करें, ये जो प्लाज्मिड है या फिर ये होस्ट डीएनए, दोनों के लिए एक टर्म यूज की जाती है, दैट इज कॉल्ड एपिसोम। एक टर्म के बारे में भी यहाँ पर याद रखना, एपिसोम। व्हाट इज एपिसोम, एपिसोम हम किसको बोलते हैं, होस्ट डीएनए प्लस प्लाज्मिड डीएनए, दोनों डीएनए के लिए कलेक्टिव वर्ड यूज किया जाता है, दैट इज एपिसोम। ओके, तो यहाँ से आपको लोकोमोटरी ऑर्गन भी समझ में आ गया। क्या और कोई स्ट्रक्चर प्रेजेंट है हमारे बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में, ओके, हमारा डीएनए भी हो गया है, राइबोसोम भी हो गया है, डबल सर्कुलर ये हमारी इंक्लूजन बॉडीज भी हो गई है, राइबोसोम भी हो गया है। तो हमने सारी स्ट्रक्चर्स को स्टडी कर लिया है जो हमारे बैक्टीरिया के पास क्या है, प्रेजेंट। ओके, नेक्स्ट उसके बाद आता है कि ये जो बैक्टीरिया है इसका रिप्रोडक्शन मोड क्या है, व्हाट इज अ रिप्रोडक्शन मोड ऑफ द बैक्टीरिया। तो अगर हम बैक्टीरिया के रिप्रोडक्शन मोड की बात करें, आई थिंक ये आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गया बिल्कुल। चलिए, अगर हम बैक्टीरिया के रिप्रोडक्शन मोड की बात करें, तो बैक्टीरिया का जो रिप्रोडक्शन है उसमें आपको याद रखना है कि बैक्टीरिया परफॉर्म टू काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब जिसको हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक रिकम्बिनेशन बोलते हैं। जेनेटिक रिकम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, जहां पर एक बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल दूसरे बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल के अंदर चला जाता है या कंबाइन कर जाता है किसी भी वे में, उसको हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक रिकम्बिनेशन बोलते हैं। तो एसेक्सुअल मोड में कौन सा टाइप आता है, हमने तो बहुत सारे पढ़े थे 10th में, तो बेटा एसेक्सुअल मोड में यहाँ पर कौन सा आता है, बाइनरी फिजन आता है। एंड व्हाट इज जेनेटिक रिकम्बिनेशन, आप खुद से भी डेफिनेशन बना सकते हो, ट्रांसफर ऑफ जीन from one bacteria to another bacteria, from one bacteria to another bacteria, जीन का ट्रांसफर होना एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक रिकम्बिनेशन बोलते हैं। अब इस बात को समझो, अगर बैक्टीरिया एक फेवरेबल कंडीशन में प्रेजेंट, अगर बैक्टीरिया कहाँ प्रेजेंट है, एक फेवरेबल कंडीशन में प्रेजेंट है, तो उस फेवरेबल कंडीशन में प्रेजेंट बैक्टीरिया कौन सी रिप्रोडक्शन मोड यूज करता है, एसेक्सुअल, दैट इज कॉल्ड बाइनरी फिजन। अब बाइनरी फिजन 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। डीएनए रेप्लिकेशन आप समझ चुके हो, भाई कोई भी चीज को 2 पार्ट्स में तोड़ना है तो या 2 पार्ट्स में इक्वली डिवाइड करना है तो पहले हमें उसकी अमाउंट बढ़ानी पड़ेगी। नेक्स्ट क्या होता है, सेप्टम फॉर्मेशन।
अब यहाँ से एक वर्ड याद रखो, व्हाट इज अ सेप्टम। बायो में कहीं पर भी सेप्टम वर्ड आए, इट मींस वहां पर आपने क्या शो किया है, किसी तरह का डिवीजन शो किया, मतलब डिवाइड किया, उसको हम क्या बोलते हैं, सेप्टम बोलते हैं। तो जो बाइनरी फिजन है उसके अंदर क्या हुआ, डीएनए रेप्लिकेशन हुआ और वहां पर क्या हुई, सेप्टम फॉर्मेशन। तो मान लो ये बैक्टीरिया है और इस बैक्टीरिया का ये क्या है, दैट इज अ डीएनए, ये डीएनए है बैक्टीरिया का, दिस इज अ डीएनए। तो ये जो बैक्टीरिया है सबसे पहले डीएनए रेप्लिकेशन होगा, ठीक है भाई, डीएनए रेप्लिकेशन, ये हमारा डीएनए क्या हो गया, रेप्लिकेट कर गया। जब डीएनए रेप्लिकेशन हो गया, सो दिस इज अ डीएनए रेप्लिकेशन, ये डीएनए रेप्लिकेशन हो गया। तो जैसे ही डीएनए रेप्लिकेशन हुआ, तो याद रखना यहाँ पर मदद किसने करी थी, मीजोजोम ने करी थी। तो दिस इज द मीजोजोम, ये क्या है, मीजोजोम है, जहां पर डीएनए क्या हो रहा है, रेप्लिकेट हो रहा है। अब जो ये डीएनए रेप्लिकेशन हुआ है, जो ये डीएनए रेप्लिकेशन हुआ है, रेप्लिकेशन के बाद क्या होगा, सेप्टा फॉर्मेशन। तो मीजोसोम क्या करता है, इस रेप्लिकेटिंग मटेरियल को दूर कर देगा एक दूसरे से, और जनरली यहाँ पर क्या बन जाएगा, एक सेप्टम बन जाएगा, और हमारे जेनेटिक मटेरियल क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे, अलग अलग चले जाएंगे, और फाइनली ये सेल क्या हो जाएगी, इस तरह से ब्रेक करके दो यहाँ पर बैक्टीरिया की सेल क्या हो जाएगी, फॉर्म हो जाएगी। तो दिस इज अ बाइनरी फ्यूजन, जहां पर डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है और यहाँ पर क्या हो रहा है, सेप्टा का फॉर्मेशन हो रहा है। What will happen in unfavorable condition? अगर हम unfavorable condition की बात करें, तो unfavorable condition में क्या होता है, DNA is divided by making the endospore, ये reproduce by making the endospore. What is this endospore? बेटा, it is a highly resistant structure. हाईली रेजिस्टेंट का मतलब क्या था, देखो, अनफेवरेबल का मतलब होता है कि भाई उसके अनुसार अभी इन्वायरमेंट प्रेजेंट नहीं है। मान लो पूरी एक कमरे में एक ह्यूमन था, और वो ही ह्यूमन जो है पूरी अर्थ पर एकलौती एक स्पीशीज प्रेजेंट है, ह्यूमन है, और कहीं पर भी नहीं मिलता है। आप ऐसे समझो, एक रूम है, उसमें एक बर्ड प्रेजेंट है, वो दुनिया में और कहीं नहीं पाई जाती। अगर वो बर्ड मर जाए, क्योंकि उसके हिसाब से वातावरण नहीं है, उसके हिसाब से एनवायरमेंट नहीं है, तो क्या मुझे ऐसी कोई बर्ड दूसरी मिलेगी, नहीं मिलेगी। तो इस टाइप के एनवायरमेंट को हम क्या बोलते हैं, अनफेवरेबल। पर अगर वो बर्ड ऐसा कुछ करती कि वो एक स्पोर बना लेती, स्पोर कैसी स्ट्रक्चर, एक ऐसी रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर है जो उस एनवायरमेंट के टलने तक का वेट कर सकती है, भाई जाने दो इस एनवायरमेंट को, एक दिन तो ऐसा आएगा कि भाई मेरा जो एनवायरमेंट जो मुझे चाहिए वो तो आएगा ही आएगा। तो ऐसे फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर जो उस फॉर्म में बंद करके रख दे उसकी सारी इंपॉर्टेंट चीजों को, उसको हम क्या बोलते हैं, एंडोस्पोर बोलते हैं। और ये एंडोस्पोर को जैसे ही लगेगा कि अब मेरे डेवलपमेंट वाला एनवायरमेंट आ गया है, तो ये ब्रेक हो जाएगा या ये डेवलप हो जाएगा वही एक बर्ड के अंदर। तो ये एग्जांपल मैंने आपको बर्ड से समझाया। अब इसी चीज को आप समझो बैक्टीरिया से। तो बैक्टीरिया ने एंडोस्पोर बना लिया, भाई कितना भी टाइम लग सकता है, 1 साल 2 साल, वेरी वेरी ईयर्स। तो ये हाईली रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर है, किससे, हाई टेम्परेचर से, ठीक है, हाई टेम्परेचर से ये रेजिस्टेंट है। सेकेंड, ये किससे रेजिस्टेंस है, किसी भी रेडिएशन का असर इसके ऊपर नहीं होगा, या किसी भी एंटीबायोटिक्स का इसके ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, या किसी भी केमिकल नेचर या केमिकल्स का इसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो ये जो एंडोस्पोर होता है, इस एंडोस्पोर के अंदर ये जो बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया ने जो एंडोस्पोर बनाया है, तो ये जो एंडोस्पोर की जो स्ट्रक्चर है, ये एंडोस्पोर कौन से केमिकल का बना हुआ है, याद रखना, इट इज मेड ऑफ कैल्शियम डाइपिकोलिनेट। डाइपिकोलिनेट क्या है, ये डिपिकोलिनेट इज अ केमिकल दैट इज मेड ऑफ, ये जो सेल वॉल है इसकी, एंडोस्पोर की जो आउटर कवरिंग है, ये क्या है आपका एंडोस्पोर है, ये क्या है बैक्टीरिया। तो एंडोस्पोर इसलिए बोला क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर ये स्पोर बनता है। तो अगर बैक्टीरिया डाई भी हो जाएगा, अगर बैक्टीरिया डाई भी हो जाएगा, मर भी जाएगा, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, उस बैक्टीरिया का एंडोस्पोर बच जाएगा। ओके, तो एंडोस्पोर की जो वॉल है, जो वॉल हाईली रेजिस्टेंट है, जिसने इस वॉल को हाईली रेजिस्टेंस बनाया, वो क्या आपका कैल्शियम डाइपिकोलिनेट। ओके, नेक्स्ट बात आती है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की। तो व्हाट इज दिस जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, आई थिंक आपको फेवरेबल और अनफेवरेबल क्लियर हो गया है। तो अगर हम जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की यहाँ पर बात करें, तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ डीएनए, ये ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल, उसको हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। दिस इज अ सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एनसीईआरटी मेंशन करती है कि इट डजंट परफॉर्म द ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बट अ सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर तीन डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिप्रोडक्शन आती है, दैट इज कॉल्ड कंजुगेशन, नेक्स्ट इज योर ट्रांसफॉर्मेशन,
एंड थर्ड इज योर ट्रांसडक्शन। तीन टाइप की हमारे पास आती है, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन एंड कंजुगेशन। ट्रांसफॉर्मेशन बहुत अच्छे से पढ़ना बेटा, क्योंकि ये आपकी क्लास 12th में भी क्या आएगी, बहुत काम आएगी। सो व्हाट इज दिस ट्रांसफॉर्मेशन, उसके बारे में हम पढ़ते। तो यही वर्ड्स हम ऊपर देख रहे थे जब हम प्लाज्मिड के बारे में पढ़ रहे थे। तो कंजुगेशन जो होती है, कंजुगेशन क्या है, देखो कंजुगेशन का मतलब हमारे पास ये बैक्टीरिया की सेल है जिसके पास हम क्या पढ़ रहे हैं, कंजुगेशन। सो ये कंजुगेशन क्या है कि हमारे पास ये बैक्टीरिया की सेल है और इसके पास ये क्या प्रेजेंट है, प्लाज्मिड प्रेजेंट है। ठीक है, ये प्लाज्मिड प्रेजेंट है, ये बैक्टीरिया की सेल है। तो ये जो प्लाज्मिड प्रेजेंट है, ये जो बैक्टीरिया की सेल है, अगर मैं कहूं कि इसके पास एक दूसरा बैक्टीरिया आया जिसके पास कोई प्लाज्मिड नहीं था, तो दिस सेल इज कॉल्ड F पॉजिटिव एंड दिस सेल इज कॉल्ड F नेगेटिव। इसके पास पिलाई थी तो पिलाई से एक ब्रिज बन गया। जैसे ही ब्रिज बना तो ये जो प्लाज्मिड है, ये प्लाज्मिड कहाँ ट्रांसफर हो गया, F नेगेटिव में ट्रांसफर हो गया। तो एक ब्रिज के थ्रू F पॉजिटिव ने अपना प्लाज्मिड का जो डीएनए किसको दे दिया, F नेगेटिव। When the F negative receive plasmid, जैसे इसने प्लाज्मिड को रिसीव किया, ये क्या बन गया, now it become F positive। मतलब अब जो F नेगेटिव है वो क्या बन गया, F पॉजिटिव बन गया, और जो F पॉजिटिव था वो F नेगेटिव बन गया। तो इस तरह का नेचर देखा गया। ये क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, क्या यहाँ गैमेट बने, क्या यहाँ जाइगोट बना, क्या यहाँ पर फ्यूजन हुआ, कुछ नहीं हुआ, नॉर्मली ऐसे जेनेटिक ट्रांसफर हो गया। इसलिए हम जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन बोलते हैं इसको, एंड दिस मोड इज कॉल्ड कंजुगेशन। तो ये कंजुगेशन का मतलब ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल। एक स्टेटमेंट बिल्कुल क्लियर रखना, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की जो हमने की थी, अगर हमने जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, देखो ट्रांसफर ऑफ जीन फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर बैक्टीरिया, अगर मैं यहाँ लगा दूं बाय मेकिंग कंजुगेशन ब्रिज, इसको हम क्या बोलते हैं, कंजुगेशन ब्रिज, बाय मेकिंग कंजुगेशन ब्रिज, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कंजुगेशन बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट टर्म इज अ ट्रांसफॉर्मेशन। व्हाट इज अ ट्रांसफॉर्मेशन? ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है, ये बैक्टीरिया था, ये बैक्टीरिया मरने वाला है, तो इसने अपना जो डीएनए है वो डीएनए कहाँ रिलीज कर दिया है, सराउंडिंग में छोड़ दिया। बैक्टीरिया जो है वो मर गया किसी वजह से, और उसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो सराउंडिंग में पड़ा। अब मैंने ये मुझे समझ नहीं आया, कोई बैक्टीरिया सराउंडिंग में अपना जेनेटिक मटेरियल डीएनए को कैसे छोड़ दिया? अगर वो मर रहा था तो, अगर जिस वजह से वो मर रहा है तो उसका डीएनए भी मर जाना चाहिए था जब पूरी सेल मर गई। तो डीएनए की जो खूबी है बेटा वो आप नहीं जानते हो, इतनी ज्यादा इसकी क्वालिटीज है कि अगर मैंने बैक्टीरिया को हीट अप भी कर दिया तो सारी सेल मर जाएगी, पर कौन सी स्ट्रक्चर नहीं मरेगी, सेल का डीएनए। मान लो मैंने इस बैक्टीरिया को हीट किया तो हीटिंग की वजह से सारी स्ट्रक्चर्स मर गई, सिर्फ क्या बच गया, जेनेटिक मटेरियल बच गया इसका। अब जो ये जेनेटिक मटेरियल है, ये जो बच गया है जेनेटिक मटेरियल, ये जेनेटिक मटेरियल क्या होता है कि मेरे पास एक ऐसा बैक्टीरिया आया जिसके पास कैपेसिटी थी सराउंडिंग से सब्सटेंसेस को एब्जॉर्ब करने की, ये कैरी करने की, और उसने इस जेनेटिक मटेरियल को क्या कर लिया, कैरी कर लिया, और ये जेनेटिक मटेरियल उस बैक्टीरिया के डीएनए से क्या हो गया, इंटीग्रेट हो गया या प्रेजेंट हो गया। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। व्हेन अ जेनेटिक मटेरियल इज कैरिड फ्रॉम द सराउंडिंग, कहां से कैरी कर लिया जाए, उसके सराउंडिंग से कैरी कर लिया जाए, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। सो व्हाट इज द ट्रांसफॉर्मेशन? इट द जेनेटिक मटेरियल इज टेकन अप बाय, जेनेटिक मटेरियल इज टेकन अप बाय कंपीटेंट सेल। कंपीटेंट सेल का मतलब क्या होता है, ऐसी सेल जिसके पास कैपेसिटी थी इसको कैरी करने की, ऐसी सेल को हम क्या बोलते हैं, कंपीटेंट सेल बोलते हैं, जिसके पास कैपेसिटी थी इसको कलेक्ट करने की। तो ये इस टाइप की जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। तो ये हमारी होस्ट सेल, ये उस होस्ट सेल का जेनेटिक मटेरियल, और ये जेनेटिक मटेरियल जिसने उठाया ये हमारी क्या है, कंपीटेंट सेल है। बायोटेक्नोलॉजी के अंदर इसका बहुत बड़ा रोल है, लिख लो, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर इसका बहुत बड़ा रोल है। या बायोटेक्नोलॉजी मेजरली इसी फिनोमिना पर क्या होती है, बेस है, डिपेंड करती है। So what is the meaning of biotechnology? A branch of science that deals with manipulation of DNA, जहां पर अलग अलग सेल के डीएनए को मैनिपुलेट किया जाता है हमारे हिसाब से। आज आपने देखा है कैरेट है, एक ऑरेंज कलर की कैरेट आ रही है, हमने तो रेड कलर की कैरेट देखी थी, तो वो ऑरेंज कलर की कैरेट आना मतलब उसके डीएनए में कुछ चेंजेस लेकर आए। तो मान लो वो डीएनए में चेंजेस हम किसी इसी स्ट्रक्चर्स या इसी फॉर्म, डिफरेंट फॉर्म्स की वजह से क्या करके चेंज लेकर आए।
ये मैंने बताया एग्जांपल। जनरली बैक्टीरियाज आर नॉट यूज्ड इन द मैनिपुलेशन ऑफ डीएनए ऑफ प्लांट, ये याद रखना, ये सिर्फ मैंने आपको बताने के लिए बोला है। ओके, नेक्स्ट उसके बाद है ट्रांसफॉर्मेशन के बाद कंजुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, नेक्स्ट आता है ट्रांसडक्शन। व्हाट इज ट्रांसडक्शन? ट्रांसडक्शन का मतलब क्या होता है भाई, यहाँ रोल प्ले कर रहा है बैक्टीरियोफाज। व्हाट इज बैक्टीरियोफाज? Bacteriophage are those viruses that are infecting the bacteria. Viruses that infect the bacteria. ऐसे viruses जो किसको infect करते हैं? बैक्टीरिया को infect करते हैं। उन viruses को हम क्या बोलते हैं? बैक्टीरियोफाज बोलते हैं। तो इन्होंने कैसे infect किया? ये बैक्टीरिया है और इस बैक्टीरिया के पास ये क्या प्रेजेंट है? एक डीएनए प्रेजेंट था। ओके, तो यहाँ पर क्या आया? एक वायरस आया। जैसे ही वायरस आया तो वायरस ने क्या कर दिया? इन्फेक्शन किया। इन्फेक्शन की वजह से उस वायरस का डीएनए था जो वो कहाँ चला गया? बैक्टीरिया के सेल में एंटर कर गया। जैसे ही एंटर किया वायरस का डीएनए कह रहा है मैं तो इसके साथ इन्वॉल्व हूंगा, तो इसके साथ अटैच हो गया। जैसे ही इसके साथ अटैच हुआ तो ये जो वायरस का जो डीएनए, उसने डीएनए मतलब बैक्टीरिया के डीएनए को हाईजैक कर लिया। मैं इसको अलग पेन से बना देती हूँ। मान लो ये वायरस का डीएनए, इसमें क्या हो गया? ये इंटीग्रेट हो गया। तो इसने इसी के डीएनए को क्या कर लिया? हाईजैक कर लिया और क्या बनाने लगा? अपनी ही कॉपी बनाने लग गया। अपनी ही कॉपी क्या करने लग गया? ये फॉर्म करने लग गया। अब जैसे ही अपनी कॉपी बनाने लग गया तो व्हाट विल हैपन? कॉपी बनाते हुए इसका जो डीएनए था वो कुछ पार्ट क्या कंटेन कर रहा है? देखो अगर मैं इसको करके बताऊं, कुछ पार्ट इसने होस्ट डीएनए का भी क्या कर लिया? कैरी कर लिया। होस्ट डीएनए का मतलब जिसके ऊपर इसने अटैक किया था। ऐसी सेल जिसके ऊपर अटैक होता है उसको होस्ट बोलते हैं और जो अटैक करता है उसको पैरासाइट बोलते हैं। तो यहाँ पर ये जो वायरस है ये क्या है? पैरासाइट है। तो मेरा यहाँ पर जो वायरस था उसने क्या किया कि डीएनए के साथ उसने होस्ट का भी कुछ अमाउंट ऑफ डीएनए कैरी कर लिया। अब ये वायरस क्या करेगा? जब ये वायरस किसी दूसरे बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेगा, यही वायरस जब किसी दूसरे बैक्टीरिया के पास गया, यही वायरस जब किसी दूसरे बैक्टीरिया के पास गया तो उसके पास क्या प्रेजेंट था? उस होस्ट का डीएनए प्रेजेंट था। तो ये वाला जो बैक्टीरिया है इसके पास जब ये बैक्टीरिया आया तो इसके पास क्या कैरी था? पहले से ही दूसरे होस्ट का डीएनए कैरी था। मतलब इनडायरेक्टली एक वायरस क्या कैरी करके ले आया है? किसी दूसरे डीएनए या किसी दूसरे बैक्टीरिया के डीएनए को कैरी करके ले आया है। तो मान लो ये दिस इज होस्ट बैक्टीरिया ए और ये है होस्ट बैक्टीरिया बी। तो बैक्टीरिया जो ए है उस बैक्टीरिया का जो डीएनए है वो वायरस कहाँ इंसर्ट कर दिया? इस वायरस ने बैक्टीरिया बी के अंदर। हम ये बोल सकते हैं बैक्टीरिया बी के अंदर ये जो वायरस है ये वायरस क्या लेकर आ गया है? डीएनए का कुछ पार्ट लेकर आ गया है। तो इस टाइप के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसडक्शन बोलते हैं। समझ में आया आपको मोड ऑफ रिप्रोडक्शन? आई थिंक अब आपको प्लाज्मिड क्लियर हो गया है कि प्लाज्मिड देखो यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ या कंजुगेशन हुआ, इस प्रोसेस में किसका रोल है? प्लाज्मिड का रोल है। यहाँ पर ये बाहर आ गया है तो अगर ये बाहर हमारा प्लाज्मिड आ जाए तब भी सेम प्रोसेस है, तब भी क्या है? सेम प्रोसेस। तो इसलिए हम प्लाज्मिड को लिखते हैं हेल्पिंग प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एंड कंजुगेशन। ओके, तो यहाँ तक आपको क्लियर है रिप्रोडक्शन? आई थिंक आपको स्ट्रक्चर भी क्लियर है, शेप्स क्लियर है, फ्लैजिला की स्ट्रक्चर क्लियर है, बेसिक न्यूट्रिशन क्लियर है एंड बेसिक फॉर्म ऑफ जो हमने डाटा पढ़ा है वो मोनेरा का आपको क्लियर है। ओके, तो यहाँ तक पढ़ने के बाद हमें इतना तो आइडिया लग गया कि भाई बैक्टीरिया शोज अ रियली मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी शो करता है। नेक्स्ट उसके बाद आता है कि बैक्टीरिया हमारे लिए हार्मफुल भी है और यूजफुल भी है। ये भी याद रखना, बैक्टीरिया कैन बी हार्मफुल टू अस एंड बैक्टीरिया आल्सो यूजफुल टू अस। अब हार्मफुल के लिए बैक्टीरिया कैसे हार्मफुल है मैम हमारे लिए बैक्टीरिया? तो इट कॉज डिसीजेज इन बोथ ह्यूमंस एंड एनिमल्स। मतलब ह्यूमंस के अंदर भी डिसीज कॉज करता है, एनिमल्स के अंदर भी डिसीज कॉज करता है एंड प्लांट्स के अंदर भी क्या करता है? ये डिसीज कॉज करता है। तो कौन कौन सी डिसीज दी हुई है? जैसे टेटनस हो गया, टाइफाइड हो गया और आपका कॉलरा हो गया, ये सारे डिफरेंट फॉर्म ऑफ डिसीज, सिट्रस कैंकर हो गया। तो ये डिफरेंट डिसीजेस ये क्या करता है? बैक्टीरिया कोज करता है। टेटनस इज कोज बाय क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई। अगर आप यहीं से ही याद करना शुरू कर दो तो आपके लिए अच्छा है क्योंकि यही वर्ड आपको 12th में आने वाले हैं। तो क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई इज अ बैक्टीरिया।
टाइफाइड के लिए सैल्मोनेला टाइफाई, टाइफाइड के लिए सैल्मोनेला टाइफाई हो गया। क्लोरेला के लिए विब्रियो क्लोरे, विब्रियो क्लोरे, तो क्लोरा के लिए विब्रियो क्लोरे हो गया। एंड सिट्रस कैंकर के लिए ज़ेंथोमोनास, कौन सा बैक्टीरिया है, ज़ेंथोमोनास एंड सिट्राई, ज़ेंथोमोनास सिट्राई। तो दीज आर द डिसीजेस ऑफ प्लांट्स एंड द ह्यूमंस। तो प्लांट्स के अंदर और भी डिसीज है, जैसे सॉफ्ट रोट ऑफ पोटैटो हो गया, सॉफ्ट रोट ऑफ पोटैटो हो गया। सॉफ्ट रोट ऑफ पोटैटो जो है दिस इज ऑल्सो अ डिसीजेज इन द प्लांट, वो भी ज़ेंथोमोनास की स्पीशीज ही कोज करती है। तो दीज आर द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द बैक्टीरिया। अच्छा, बैक्टीरिया क्या यूजफुल भी है? बिल्कुल, बैक्टीरिया आर ऑल्सो यूजफुल टू अस इन मेनी डिफरेंट वेज। बैक्टीरिया आर वेरी यूजफुल टू अस। पहला, इट हेल्प इन एंटीबायोटिक्स प्रोडक्शन, एंटीबायोटिक्स की प्रोडक्शन में हेल्प करता है, बिल्कुल। इट हैविंग अ ग्रेट इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस, इसकी बहुत अच्छी इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस भी है। अगर आपको पता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, सबने पढ़ा है, दही बनाने में यूज होता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, LAB, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया यूज इन अ फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। क्या है ये? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। तो ये जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया वो किसमें यूज होता है? कर्ड बनाने में यूज होता है। इसी तरह से बहुत सारे जो बैक्टीरियाज है वो बीवरेजेस, बीवरेजेस होता है, ड्रिंक्स वगैरह में बनाने में यूज किया जाता है। ऑल्सो दीज बैक्टीरिया आर यूज इन फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ वाइटामिन्स, वाइटामिन्स बनाने में भी बैक्टीरियाज का क्या होता है? यूज होता है। दीज बैक्टीरिया प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन अ प्रोसेस ऑफ डीकम्पोजिशन, डीकम्पोजिशन में बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं। These bacteria are involved in a nitrogen fixation, और आपको पता है नाइट्रोजन फिक्सेशन इज अ यूनिक प्रोसेस फॉलोज बाय ओनली प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, और हमारे पास प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में सिर्फ कौन सा ऑर्गेनिज्म है? दैट इज अवर बैक्टीरिया। मतलब इट इज अ यूनिक फीचर ऑफ ए प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। कोई भी यूकैरियोट हमारा नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं कर सकता। तो इट मींस अगर बैक्टीरिया नहीं होते तो आज प्लांट भी नहीं होते, क्योंकि प्लांट्स के लिए नाइट्रोजन फिक्सेशन का होना बहुत जरूरी है, ये आप लोग याद रखना। नेक्स्ट उसके बाद आता है कि ये जो बैक्टीरिया है क्या ये और भी हमारे लिए वर्क कर रहा है? आप सोच के बताओ, ये जो बैक्टीरिया है ये हमारे लिए और किस तरह से वर्क कर रहा है? इतना तो हमें समझ में आ गया भाई। अगर मैं कहूं कि बैक्टीरिया ऐसे भी हैं जो एक पॉल्यूटेंट इंडिकेटर की तरह वर्क करते हैं, बिल्कुल पॉल्यूटेंट इंडिकेटर। दैट बैक्टीरिया इज वेरी सिंपल, और आपने ये नेम भी सुना है, ई कोलाई। अगर किसी पानी में ई कोलाई के अमाउंट बहुत ज्यादा है तो वो पानी क्या है? हाईली पॉल्यूटेड है। पर ई कोलाई के अमाउंट कम है तो वो पानी हमारा क्लीन है, और लेस पॉल्यूटेड है मतलब टॉलरेबल है, कि वो उसको हम पॉल्यूटेड नहीं बोलते। तो ई कोलाई क्या हो गया? एक पॉल्यूटेंट इंडिकेटर हो गया। और अभी अभी ऊपर पढ़ा हमने कि बैक्टीरिया प्ले मेजर रोल इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग, या फिर हम बोल सकते हैं इंजीनियरिंग। जेनेटिक का मतलब डीएनए, डीएनए को कट करना, कहीं कहीं पर भेज देना कोई और करेक्टर लेने के लिए, तो इस ब्रांच को हम क्या बोलते थे? बायोटेक्नोलॉजी बोलते थे। तो बैक्टीरिया प्ले अ मेजर रोल इन अ फील्ड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर है कि यूजफुल एंड हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द बैक्टीरिया। अब हम बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन के ऊपर जाते हैं कि एक बैक्टीरिया को कितनी क्लासेस में डिवाइड किया गया। मतलब मोनेरा हमारा किंगडम है, उसके कितने फाइलम है, हम इसके बारे में अब रीड करेंगे। तो मोनेरा किंगडम जो है हमारा, द मोनेरा किंगडम इज हैविंग टू फाइलम, दो फाइलम है, दैट इज कॉल्ड आर्केबैक्टीरिया एंड सेकेंड फाइलम इज कॉल्ड यूबैक्टीरिया। दो फाइलम उसके, आर्केबैक्टीरिया एंड यूबैक्टीरिया। तो आर्केबैक्टीरिया और जो यूबैक्टीरिया, दीज आर द टू फाइलम ऑफ द मोनेरा किंगडम। तो आर्केबैक्टीरिया और जो यूबैक्टीरिया है, तो आर्केबैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं बेटा? ये ऐसा ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया है दैट इज कॉल्ड एंशिएंट। आर्के का मतलब ही क्या होता है? एंशिएंट। एंशिएंट बैक्टीरिया, ध्यान से सुनना, इट इज अ मोस्ट एंशिएंट बैक्टीरिया, मतलब जो बैक्टीरिया हमारे पहले प्रेजेंट होते थे जब ये डेवलप हुए थे, तो वही फीचर्स इन्हीं बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। इट मींस ऐसे फीचर्स जो हमें हजारों साल पुराने बैक्टीरियाज में मिलते थे, वही फीचर्स कहाँ प्रेजेंट है? आज के टाइम पर पाए जाने वाले आर्के बैक्टीरिया में प्रेजेंट
प्रेजेंट है। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल। इसलिए हम इसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल, की पुराने हमारे इवोल्यूशन के अंदर जो बैक्टीरिया हमें मिलते थे वो हमें हमारे सराउंडिंग में भी मिलते हैं, एंड दोज ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया इज आर्के बैक्टीरिया। नेक्स्ट इसके लिए क्या है कि एंशिएंट बैक्टीरिया है, ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल है। ऑल्सो दीज आर द बैक्टीरिया दो आर स्ट्रिक्टली अनएरोब। इसका जो नेचर है वो क्या है, स्ट्रिक्टली अनएरोब्स है, और यही वो बैक्टीरियाज हैं दी जो क्या सरवाइव करते हैं, एक्सट्रीम कंडीशंस के अंदर सरवाइव करते हैं। यही वो बैक्टीरियाज हैं जो एक्सट्रीम कंडीशंस के अंदर सरवाइव करते हैं। अब एक्सट्रीम कंडीशन में सरवाइव कर रहे हैं, इट मींस इनके पास तो यूनिकनेस होगी। तो वहीं पर अगर हम यू बैक्टीरिया को पढ़ें बेटा, दीज आर द ट्रू बैक्टीरिया। ट्रू बैक्टीरिया का मतलब क्या होता है, दे आर ओनली फाउंड इन अ एनवायरनमेंट या इन नॉर्मल कंडीशंस। नॉर्मल कंडीशंस में ही पाए जाते हैं। अगर हम बात करें कि क्या ये हमें एक ओशियन के डेप्थ में मिलेगा, क्या हमें ये डीप हाइड्रोथर्मल वेंट्स में मिलेगा, क्या हमें ये एसिडिक कंडीशन में मिलेगा, नहीं। यू बैक्टीरिया आर फाउंड इन अ नॉर्मल कंडीशंस, जहां पर डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स भी क्या कर सकते हैं, सरवाइव कर सकते हैं। पर आर्के बैक्टीरिया ऐसी जगह पर हमें पाए जाएंगे जहां पर दूसरे ऑर्गेनिज्म सरवाइव नहीं कर सकते। ओके, सो बेटा इसके बारे में डिटेल हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना। आई होप आपको एक बैक्टीरिया की जो फीचर्स हैं वो आपको समझ में आया है बिल्कुल अच्छी तरीके से। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और बेटा ये जो नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। ऑल्सो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है उसकी डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।